नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर 2 है वो हमारा वास्तविक संख्या है या रियल नंबर्स। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। फिर अपने चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक को एक बार छोड़ो, पहले हम संख्याओं की बात करते हैं कि संख्याएं क्या होती है। तो मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊं तो संख्याएं दो प्रकार की होती है। नंबर्स जो हमारे पास है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में तो हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम आगे की क्लासेस 11th 12th और नेक्स्ट बीएससी वगैरह में इनके बारे में पढ़ाई करते हैं। अब वास्तविक संख्याओं की बात करें तो काल्पनिक संख्याएं केवल काल्पनिक होती है। इस वास्तविक को छोड़कर जो शेष संख्याएं बच जाती है उनको काल्पनिक कहते हैं। इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर और इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांट दिया, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्याएं जो होती है वो भी कई प्रकार की होती है। जैसे एक होती है प्राकृत संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या, तीसरी होती है पूर्णांक संख्या और चौथी होती है भिन्न संख्या। तो इस तरीके से ये सभी संख्याएं जब आपस में मिल जाती है तो ये निर्माण कर देती है परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या को जानने से पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृत संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसलिए इसको हम n से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को बोलते हैं, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर्स। इसको हम w से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स और इंटीजर्स को हम लिखते हैं i से। भिन्न संख्या और परिमेय संख्या दोनों एक ही जैसी होती है, बस फर्क दोनों में इतना सा होता है कि भिन्न जो संख्या होती है उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। तो ये सब संख्याएं जब आपस में मिल जाती है तो ये निर्माण कर देती है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं के अलावा जिस नंबर्स बचते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल से मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखिए, तो सबसे पहले बात करें हम प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या जिसको हम n से लिखते हैं, यहां आपके पास नंबर आते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं या पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से ये प्लस के इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी इसको बोलते हैं अनंत। अनंत हालांकि कोई संख्या नहीं है। जब संख्याएं बहुत अधिक मात्रा में आगे तक जाती है तो हम ये मान लिया जाता है हमारे द्वारा कि ये संख्या अनंत तक जा रही है। दूसरी संख्या थी पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते थे। अब प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो इस तरीके की जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्या। तीसरा, हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम लिखते हैं इंटीजर्स, जिसको I से डिनोट करते थे। अब इंटीजर्स के अंदर जो W है वो भी इंक्लूड हो जाएगा और जो नेचुरल नंबर है उनकी नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएगी। तो होल नंबर तो इसमें आएगा ही आएगा। इसी के साथ इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी यहां पर आ जाएगी या ऋणात्मक मान भी इसके यहां पर आ जाएंगे। तो -1, -2, -3 इस तरीके से माइनस के इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो देखिए होल नंबर के अंदर सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं भी आ जाती है और सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं भी आ जाती है और जीरो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब चौथा यदि बात करें हम तो भिन्न संख्या के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न संख्या जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन को हम लिखते हैं इसे P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर P/Q के रूप में इसको लिखते हैं, जहां Q का जो मान है वो कभी भी जीरो नहीं होता। Q का मान इसलिए जीरो नहीं होता क्योंकि किसी नंबर में यदि आप जीरो से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है। अब यदि आपके क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ गया, अनंत आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। और P और Q के जो मान है वो बिलोंग करते हैं। बिलोंग मतलब संबंध रखना, ये संबंध का साइन होता है मैथ में। तो PQ बिलोंग्स टू N। P और Q के जो मान है वो यहाँ पर हमारे पास N से बिलोंग करते हैं। अब ये सभी संख्याएं जब मिल जाती है तो ये सब मिलकर परिमेय संख्याओं या रेशनल नंबर्स का निर्माण कर देती है। अब मैं बताता हूं कि रेशनल नंबर की फॉर्म किस तरीके से इन सबको मिला के बनती है। अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। देखिए रेशनल नंबर या परिमेय संख्या परिमेय जो संख्या होती है इसको हम Q से डिनोट करते हैं। Q से डिनोट करते हैं। R से इसलिए डिनोट नहीं करते इसको क्योंकि R से हम रियल नंबर्स को भी डिनोट करते हैं। वहां उसका पहला लेटर भी R है, यहां भी पहला लेटर R है, तो इसको हम Q से डिनोट करते हैं। अब Q जो होगा वो इस तरीके से होगा, यहां भी P/Q की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, जहां Q का जो मान है वो कभी भी जीरो नहीं होता। लेकिन ये काम तो हम भिन्न संख्या में भी कर चुके थे, तो इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, यहां पर P और Q के जो मान है वो बिलोंग करते हैं, या P और Q के मान आप लोगे तो वो आपको लेना पड़ेगा इंटीजर से। P और Q के मान आपको लेने पड़ेंगे इंटीजर से, और वहां P और Q के मान लेते थे आप N से। N और नेचुरल नंबर से, तो वहां P और Q का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ P और Q आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। अब रेशनल इन सभी नंबर्स के अलावा जो नंबर आपके पास बच जाते हैं वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इरेशनल नंबर को जैसे जिन संख्याओं का रूट नहीं निकलता हो वो सभी नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर जैसे 2, √3, √5, √7, पाई को भी हम इरेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। पाई का मान होता है 22/7। तो इनका एक रूल होता है, इनके प्रसार के आधार पर, इनके एक्सपेंशन के आधार पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल। तो मैं इनके दशमलव प्रसार के बारे में भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इनका जो प्रसार जब हम करते हैं तो वो
अशांत होता है और अनावर्ती वाला होता है, मतलब किसी भी एक टर्म की आवर्ती बार बार नहीं होती। ये सब चीजें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। अब देखिए 10th में जो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था जो हमारे को आना चाहिए। अब 10th क्लास में हम पढ़ते हैं संख्याओं में किस तरीके से संबंध होता है। तो पहला इसका जो टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेयिका, या इसको बोलते हैं कलन विधि। इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। अब देखिए जैसे हमारे थ्योरम का नाम है विभाजन, तो इसमें कहीं न कहीं डिवाइड तो आएगा, और उसकी हमारे को एक थ्योरम दी थी, एक यूनानी मैथमेटिशियन था जिसका नाम था यूक्लिड। तो ये जो थ्योरम थी ये यूक्लिड गणितज्ञ के द्वारा दी गई थी, तो इसलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी है। तो देखिए यूक्लिड ने ये प्रमेयिका दी थी इसलिए इसका नाम यूक्लिड है। तो देखिए अब होता क्या है, यहां आपको विभाजन करना है, तो विभाजन करने के लिए कम से कम 2 नंबर आपको चाहिए। तो मैं 2 नंबर लेता हूं, माना 2 पूर्णांक ले लिए मैंने, ए और बी, या ए तथा बी। ए और बी ले लो, एक्स और वाई ले लो, पी क्यू कुछ भी अपने हिसाब से ले लो। 2 नंबर्स मैंने ले लिए इंटीजर से, ए और बी। तो जहां 2 पूर्णांक ए तथा बी है, तो मेरे को ए में बी से यदि डिवाइड करना हो, ए में यदि मैं बी से डिवाइड करूं, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो जब किसी नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है या किसी भाज्य में भाजक से डिवाइड किया जाता है, तो कुछ हमारे पास निकल के भागफल आता है और कुछ हमारे पास शेषफल भी आता है। तो इन सभी जो चीजें मैंने आपको बताई है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इनके मध्य जो संबंध बताया गया था वो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने बताया था। तो उसने जो थ्योरम दी थी उसका नाम है विभाजन प्रमेयिका या विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए यदि किसी नंबर ए में मैंने भाग दिया बी से, तब जो भागफल निकल के आया वो हमारे पास मान लो क्यू निकल के आया, भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, और शेषफल जो निकल के आया गया वो आया आर, शेषफल फॉर रिमाइंडर इसको बोलते हैं। अब जिसमें आप भाग देते हो उसको आप डिविजिबल या डिविडेंड या भाज्य बोलते हो, जिससे भाग देते हो उसको भाजक कहते हैं या डिविजर भी कहते हैं। ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर। तो इन सबके मध्य क्या रिलेशन होता है तो उसको हम देखते हैं। तो मैं पहले के एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे 24 में डिवाइड करना है 5 से, तो 24 तो हमारा ए हो गया, 5 हमारे पास बी हो गया। तो जब मैंने 24 में 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास भागफल, तो 5 का भाग इसमें आ गया 4 बार, और शेषफल हमारे पास बच गया 4। 5 के 20 और 24 में से 20 को घटाओगे तो 4 आपके पास शेषफल बच गया। अब इसके बाद देखिए भागफल 4 आ गया, शेषफल भी आ चुका है। अब इनके मध्य यदि मैं एक संबंध स्थापित करूं तो वो बनता है, यहां आपको सबसे बड़ा नंबर 24 दिख रहा है, तो इस 5 को यदि मैं इस 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, और इसमें मैं यदि इस 4 को ऐड कर दूं तो हमारे पास वापस हमारा भाज्य मिल जाता है। तो 5 के 20, 20 और 4 24, इस तरीके से हमारा भाज्य मिल गया। और भी आप नंबर्स ले सकते हो, जैसे 17 में मैंने 3 से डिवाइड किया तो भागफल निकल के आ गया 5 और शेषफल आ गया 2। तो इस 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें 15 में 2 को ऐड किया तो आपके पास वापस आ गया 17। तो यहां एक रिलेशन निकल के आ रहा है, वो ये है, तो देखिए यहां एक संबंध बन रहा है कि इस डिविजिबल आपको प्राप्त हो रहा है, ये जिसको आप बोल रहे हो ए। ये आपको कब प्राप्त होता है, जब आप भाजक को या बी को मल्टीप्लाई करते हो भागफल से, भागफल मीन्स क्यू, और उसमें आप यदि रिमाइंडर मीन्स शेषफल को जोड़ देते हो तो आपको भाज्य प्राप्त होता है। तो यहां से एक संबंध मिल गया
भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो प्रमेय थी, ये एल्गोरिथ्म थी, ये हमारे पास यूनानी गणितज्ञ द्वारा दी गई थी। तो इसके द्वारा हम भाग विधि के जो भी क्वेश्चन थे उनकी जांच यहां से आप कर सकते हो। अब एक और चीज यहां से समझते हैं कि यदि किसी नंबर में मैंने दूसरे नंबर से भाग दिया तो कुछ भागफल और कुछ शेषफल आता है। तो एक चीज यहां से ये समझनी आनी चाहिए कि जो शेषफल होता है वो कभी भी इस डिविजर से ज्यादा नहीं होता। रिमाइंडर जो हमारा होता है वो हमेशा इस भाजक से हमेशा उसका मान इससे कम ही होगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो आर है या शेषफल जो है वो हमेशा इस बी से छोटा होगा। यदि शेषफल का मान ही इससे बड़ा होता तो उस नंबर में उसका भाग ही चला जाता, शेषफल इससे ज्यादा बच ही नहीं पाता। हम इस विधि की सहायता से क्लास में 10th में इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या चीज होती है? एचसीएफ होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको बोल सकते हो एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जिसका दी गई संख्याओं में यदि मैं डिवाइड करूं तो उसका भाग पूरा उसमें चला जाए। तो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर आपको लेना है।